नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कोरोना पर बिगड़ते हालात को लेकर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज। कहा शमशान और कब्रिस्तान दोनों जो कहा वो करके दिखाया भाजपा ने। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कहीं वीकेंड कर्फ्यू तो कहीं लॉकडाउन। दिल्ली यूपी से महाराष्ट्र तक कोरोना से हाहाकार, और देश में कहाँ कैसी पाबंदियां हैं आपको बताएंगे। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना विस्फोट, डीजीपी अपर प्रमुख सचिव सूचना और लखनऊ के डीएम कोविड पॉजिटिव, खुद को किया होम आइसोलेट। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ठोस कदम उठाने से चूक रही है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कोरोना बिगड़ते हालात को लेकर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज। शमशान और कब्रिस्तान दोनों जो कहा सो किया। जी हां दोस्तों, देश में भयावह होती कोरोना की स्थिति को लेकर चारों तरफ चिंता बढ़ती जा रही है। देश में रोजाना 2 लाख से ज्यादा कोरोना केस आने लगे हैं। संक्रमण की स्थिति यह हो गई है कि अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहा है। ऑक्सीजन की कमी के मामले सामने आ रहे हैं। जानलेवा वायरस संक्रमितों को इतनी तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है कि शमशान में अंतिम संस्कार के लिए लाइन लगी हुई है। ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए जाने लगे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कोरोना से बिगड़ते हालात को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा है, शमशान और कब्रिस्तान दोनों जो कहा सो किया। #मोदी मेड डिजास्टर। शमशान और कब्रिस्तान दोनों जो कहा सो किया। #मोदी मेड डिजास्टर। इससे पहले गुरुवार को भी राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा था। उन्होंने लिखा था, न टेस्ट है, न हॉस्पिटल में बेड, न वेंटिलेटर है, न ऑक्सीजन, वैक्सीन भी नहीं है, बस एक पीएम केयर्स। राहुल गांधी अक्सर ट्वीट के जरिए केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। कोरोना काल में कांग्रेस पीएम केयर फंड को लेकर भी लगातार सवाल कर रही है। कोरोना संकट के बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से टेस्टिंग बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, यूपी में 10 दिन में संक्रमण 7 गुना हो गया, अब ये गांव की ओर भी बढ़ रहा है। शहर टेस्ट की भयानक कमी है और उनमें से RT-PCR आधे से भी कम हो रहा है। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, बनारस, इलाहाबाद में भी टेस्ट में वेटिंग है। अगर प्रदेश को बचाना है तो अधिकतम RT-PCR करिए। बता दें कि देश में कोरोना वायरस के मामले बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,34,692 नए मामले सामने आए हैं और 1,341 लोगों की मौत हुई है। नए रिपोर्ट किए गए मामलों में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक सबसे आगे है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 63,729 नए मामले सामने आए हैं और उत्तर प्रदेश में 27,360 नए केस, दिल्ली में 19,486 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में 14,912 नए मामले और कर्नाटक में 14,859 नए मामले सामने। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कहीं वीकेंड कर्फ्यू तो कहीं लॉकडाउन। दिल्ली यूपी से महाराष्ट्र तक कोरोना से हाहाकार। देखें देश में कहां कैसी पाबंदियां। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना हर दिन रिकॉर्ड बना रहा है और लगातार 3 दिन से डेली केस का आंकड़ा 2 लाख पार कर जा रहा है। शनिवार को भी बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के देश में 2,34,000 नए केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में एक्टिव केसों की संख्या 15 लाख पार कर गई है। कोरोना के बढ़ते इसी संक्रमण को देखते हुए देश भर के अलग अलग शहरों राज्यों में वीकेंड लॉकडाउन, कर्फ्यू और नाइट कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध लगाए गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर के चेन को तोड़ने के लिए दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों ने भी पाबंदियों को लागू कर दिया है। तो चलिए जानते हैं कहां कैसी पाबंदी है। महाराष्ट्र में 15 दिनों का मिनी लॉकडाउन। महाराष्ट्र में 15 दिनों का मिनी लॉकडाउन जारी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को ऐलान किया था कि 14 अप्रैल को रात 8 बजे से 1 मई तक महाराष्ट्र कर्फ्यू की जद में रहेगा। भीड़ भाड़ को रोकने के लिए पूरे धारा 144 लागू कर दी गई है। अनिवार्य चीजों को छोड़कर सब कुछ बैन कर दिया गया है। जरूरी सेवाओं की दुकानों को ही खुलने की छूट है। बाकी सभी सार्वजनिक गतिविधियों पर बैन है। दिल्ली में 56 घंटों का कर्फ्यू। दिल्ली में कोरोना वायरस के कहर को कम करने के लिए 56 घंटों का कर्फ्यू लगाया गया है। शुक्रवार रात से शुरू हुआ वीकेंड कर्फ्यू सोमवार सुबह तक जारी रहेगा। कर्फ्यू के दौरान पूरी दिल्ली में पुलिस पेट्रोलिंग जारी रहेगी। अगर किसी ने भी अपने घर से बाहर कदम रखा तो उन्हें पुलिस पेट्रोलिंग टीम का सामना करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति जब तक ये साबित नहीं कर देता कि वो जरूरी सेवाओं के लिए जा रहा है, उसे जाने नहीं दिया जाएगा। कर्फ्यू का उल्लंघन करने के लिए उसे गिरफ्तार कर केस भी दर्ज किया जा सकता है। अगर किसी को आपातकालीन स्थिति में अस्पताल जाना पड़ता है तो इस पर जाने दिया जाएगा। अस्पताल जाने वाले डॉक्टर अपने ID कार्ड दिखाकर जा सकेंगे। अगर कोई सब्जी विक्रेता बिक्री कर रहा है और उसे सब्जी बेचते हुए देखा जा सकता है तो उसे बिना पास के भी अनुमति दी जाएगी। कई चीजों के लिए ई पास जरूरी होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में कोरोना विस्फोट। DGP अपर मुख्य सचिव सूचना और लखनऊ के DM कोविड पॉजिटिव,
खुद को किया होम आइसोलेट। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बढ़ते कोरोना केस के बीच यूपी डीजीपी एससी अवस्थी, अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल और डीएम अभिषेक प्रकाश कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। तीनों अफसरों ने खुद को होम आइसोलेट किया है। खनन निदेशक रोशन जैकब लखनऊ की कार्यवाहक डीएम बनाई गई। उधर एसएसपी बरेली रोहित सिंह सजवान भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। एसएसपी ऑफिस अगले 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। एसपी देहात राजकुमार अग्रवाल पहले पॉजिटिव हैं और एसपी ट्रैफिक की भी तबीयत खराब चल रही है। इससे पहले प्रमुख सचिव एसपी गोयल, सचिव अमित सिंह, ओएसडी अभिषेक कौशिक भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। 2 स्टाफ भी कोरोना की चपेट में आए थे। इसके साथ ही यूपी सरकार में मंत्री आशुतोष टंडन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। आपको बता दें कि यूपी में पिछले 24 घंटों के अंदर कोरोना के 27,426 नए केस सामने आए हैं। वहीं राजधानी लखनऊ में वायरस के 6,598 नए केस पता चले हैं। लखनऊ में पिछले 24 घंटों के दौरान 35 कोरोना मरीजों की मौत बात सामने आई है। राजधानी लखनऊ में कोरोना सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहाँ एक दिन में कोरोना केस का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया है। संक्रमण के प्रसार के खतरे को देखते हुए एक बार फिर जांच का दायरा बढ़ाने की कवायद तेज कर दी गई है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जांच का दायरा दोबारा बढ़ाने का फैसला कर लिया है। विभाग महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात व केरल से आ रहे कामगारों और सामान्य पर्यटकों की जांच करेगा। इसके लिए एयरपोर्ट, रोडवेज और रेलवे स्टेशन पर स्पेशल जांच टीम गठित की जाएगी। यह टीम इन प्रांतों से यहाँ आने वाले यात्रियों की जांच करेगी। फौरी तौर पर जांच एंटीजन किट से होगी। एंटीजन जांच में पॉजिटिव मिलने के बाद संक्रमित का सैंपल आरटी-पीसीआर के लिए भेजा जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। झारखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए सर्वदलीय बैठक आज कड़े फैसले ले सकती है हेमंत सरकार। जी हां दोस्तों, कोरोना की स्थिति को देखते हुए शुक्रवार को भी सीएम ने आला अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, सीएम के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का व स्वास्थ्य सचिव के सोन के साथ सीएम ने विचार विमर्श किया। सीएम ने ही अधिकारियों से कहा कि कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार सर्वदलीय बैठक कर सबकी राय ले ली जाए। इसके बाद देर शाम सर्वदलीय बैठक की सूचना जारी की गई। मुख्यमंत्री झारखंड में कोरोना संक्रमण पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और इसे नियंत्रित करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अस्पतालों में बेहतर इलाज के लिए पहले ही कई निर्देश दे चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि संक्रमित मरीजों की जान बचाना पहली प्राथमिकता है और इसके लिए सरकार सभी आवश्यक कदम उठा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना की वजह से हालात को नियंत्रित करने के लिए जल्दी कई और कड़े कदम उठाए जाएंगे। बता दें कि झारखंड में कोरोना का संक्रमण अपने चरम पर पहुंच चुका है। राज्य में आज 56 संक्रमितों की जान गई, जो कि पिछले एक साल में सर्वाधिक है। इनमें से रांची के 16 मरीज हैं, तो वहीं पूर्वी सिंहभूम में 13, बोकारो और धनबाद में 4-4, गोड्डा व लोहरदगा में 3, गिरिडीह, कोडरमा, लातेहार व साहिबगंज में 2-2 और दुमका, पलामू, रामगढ़ व सिमडेगा में 1-1 व्यक्ति की मौत हो गई है। तो वहीं कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों में 3,843 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं राज्य में ठीक होने वाले संक्रमितों का प्रतिशत 84.25 है, जो कि राष्ट्रीय औसत 88.30 से काफी कम है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार ने सुप्रीम कोर्ट से की कोरोना वैक्सीन निर्यात पर रोक की मांग। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर इस चुनौती से निपटने के लिए स्वतः संज्ञान लेकर हस्तक्षेप की मांग की है। साथ ही उन्होंने कोरोना वैक्सीन के निर्यात पर प्रतिबंध और अन्य वैक्सीन के आयात की अनुमति दिए जाने की मांग भी की है। सभी उम्र के लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराने की कही बात। प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े को लिखे पत्र में अश्विनी कुमार ने लिखा, मानव जीवन पर खतरे और नागरिकों के जीवन की रक्षा एवं सुरक्षा करने की इस अदालत की संवैधानिक जिम्मेदारी के मद्देनजर अदालत राजनीतिक रैलियों, विरोध प्रदर्शनों और 50 से अधिक लोगों की हिस्सेदारी वाले धार्मिक आयोजनों पर तब तक रोक के लिए स्वतः केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश जारी कर सकती है जब तक की स्थिति नियंत्रण में नहीं आ जाती। इसके अलावा शीर्ष अदालत सभी उम्र के लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराने के निर्देश भी दे सकती है। बता दें कि कोरोना वैक्सीन के निर्यात पर रोक लगाए जाने की मांग अन्य कई विपक्षी पार्टी के नेता भी कर चुके हैं। पूर्व सांसद कीर्ति आजाद ने कोरोना टीकाकरण अभियान में तेजी लाने और समाज के गरीब एवं कमजोर तबके के लोगों तक टीकाकरण उपलब्ध कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार विदेशों में वैक्सीन निर्यात कर रही है, इस पर रोक लगाने की मांग करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार से बिहार को तत्काल 2 करोड़ वैक्सीन की वायल उपलब्ध कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग का भी कार्य प्रभावकारी ढंग से नहीं होना चिंता का विषय है। ऐसी स्थिति में उन्होंने इस महासंकट से मुकाबले के लिए लोगों से सचेत रहने की अपील की है। कहा है कि कोरोना का दूसरा लहर ज्यादा खतरनाक है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दीदी भड़की, 5 माह से कोरोना नहीं था, भाजपा बाहर से लोगों को लाई और फैलाई महामारी। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के उग्र रूप धारण करने के बीच बंगाल चुनाव के बचे चरणों को लेकर आयोग ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बीच टीएमसी प्रमुख व राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भाजपा पर भड़क गई और उस पर राज्य पर कोरोना फैलाने का आरोप लगाया। नौपाड़ा में पार्टी की रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि 5 महीने से कोई कोरोना नहीं था, भाजपा बाहर से लोगों को लाई और उनका कोरोना टेस्ट तक नहीं कराया गया। जो भी बाहर से आ रहे हैं उनका टेस्ट होना चाहिए। बाहर से लोग आ रहे हैं और कोरोना फैला रहे हैं, जब हमारे लोग मरेंगे तो वो हम पर आरोप लगाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पाक पीओके का जिक्र कर बोले बीजेपी सांसद, मोदी सरकार को है भूलने की बीमारी, जाने क्या है पूरा माजरा। जी हां दोस्तों, बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही पार्टी की सरकार को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत हुई, क्या पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर को खाली करने जा रहा है। इस मुद्दे पर तो मोदी सरकार को भूलने की बीमारी है, हम इसे क्यों सहन करते हैं। नेता ने ट्वीट किया, रूसियों ने पाकिस्तानी सेना को भारत के साथ बात करने के लिए मजबूर किया। एशिया की पाक की राजधानी दुबई में एक अरब शेख ने पाकिस्तान से बात करने के लिए भारतीय नेतृत्व को कहा, किस बारे में, पीओके खाली कर रहा पाक, नहीं ना, उस पर मोदी सरकार को भूलने की बीमारी है, क्यों हम इसे चुपचाप सहन करते हैं। बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को कम करने और द्विपक्षीय संबंधों की नई शुरुआत करने में भूमिका निभाई है। अमेरिका में यूएई के राजदूत अल ओताइबा ने ये जानकारी दी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की हूवर संस्था के साथ एक वर्चुअल चर्चा के दौरान अल ओताइबा ने कहा, वे सबसे अच्छे दोस्त नहीं बन सकते, लेकिन कम से कम हम इसे एक ऐसे स्तर पर पहुंचाना चाहते हैं जहां दोनों देश बातचीत तो करें। इससे पहले भारत और पाकिस्तान ने 25 फरवरी को कहा कि वे जम्मू कश्मीर और अन्य क्षेत्रों में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम पर सभी समझौतों का सख्ती से पालन करने के लिए सहमत हुए हैं। राजदूत ने खुद एक सवाल का जवाब देते हुए इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने दोनों पड़ोसियों के बीच वार्ता के लिए अपने देश की भूमिका को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, जहां हम दो अलग अलग देशों से प्रभावित होते हैं वहां हम मददगार बनने की कोशिश करते हैं। इस मामले में भारत और पाकिस्तान हालिया उदाहरण हैं। उन्होंने कहा, हमें नहीं लगता कि वे एक दूसरे के सबसे पसंदीदा राष्ट्र बनने जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनके लिए एक स्वस्थ संबंध रखना महत्वपूर्ण है। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले 1 साल से अधिक समय से चल रही खबरों के बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने सीधा जवाब नहीं दिया। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वह उसके साथ आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में सामान्य पड़ोसी संबंधों की इच्छा रखता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कड़ी सुरक्षा के बीच 5वें चरण की वोटिंग के लिए बंगाल तैयार, 6 जिलों की 45 सीटों पर भाग्य आजमा रहे 319 उम्मीदवार। जी हां दोस्तों, कड़ी सुरक्षा के बीच 5वें चरण की वोटिंग के लिए बंगाल तैयार है। शनिवार 17 अप्रैल को 6 जिलों की 45 विधानसभा सीटों पर करीब 1.13 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इस चरण में कुल 319 उम्मीदवार भाग्य आजमा रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम के 6:30 बजे तक होगा। वोटिंग के लिए 15,789 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कदावर नेता जिनके भाग्य का होगा फैसला। इस चरण में सिलीगुड़ी के महापौर एवं माकपा नेता अशोक भट्टाचार्य, राज्य के मंत्री ब्रात्य बसु के अलावा भाजपा के प्रवक्ता श्रमिक भट्टाचार्य समेत कई दिग्गजों की राजनीतिक तकदीर का फैसला होगा। इस चरण में 55.80 लाख महिला मतदाता हैं। थर्ड जेंडर के 234 वोटर हैं। एक चुनाव अधिकारी ने बताया कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बलों की कम से कम 853 कंपनियां तैनात की गई हैं। वर्ष 2016 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस इस क्षेत्र में 32, वाम मोर्चा कांग्रेस गठबंधन ने 10 सीटें जीती थी। भाजपा के खाते में तब एक भी सीट इन क्षेत्रों में नहीं आई थी, लेकिन वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा इन क्षेत्रों में तृणमूल कांग्रेस से अधिक सीटों पर आगे रही थी। ज्ञात हो कि चौथे चरण के चुनाव के दौरान सुरक्षा बलों पर ग्रामीणों के कथित हमले के बाद फायरिंग में 4 लोगों की मौत के बाद चुनाव आयोग बेहद सतर्क हो गया है। 5वें चरण में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। 853 कंपनी केंद्रीय बलों की तैनात की गई है। चौथे चरण में 44 सीटों पर वोटिंग के लिए 789 कंपनी केंद्रीय बलों को तैनात किया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना के बीच कुंभ, आपस में ही आमने सामने आई अखाड़े, बैरागी का आरोप, सन्यासी अखाड़े ने फैलाया वायरस। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। रोजाना यहां हजारों की संख्या में लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और सैकड़ों लोग रोज मर रहे हैं। इन सब के बीच उत्तराखंड में कुंभ का आयोजन जारी है। यहां हजारों की संख्या में साधु संत गंगा स्नान करने के लिए आए हैं। इनमें से कई कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए हैं। ऐसे में यहाँ कोरोना का संक्रमण किसने फैलाया, इसको लेकर 2 अखाड़े आपस में भिड़ गए। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक बैरागी अखाड़ा और सन्यासी अखाड़ा एक दूसरे से इस बात को लेकर भिड़ गए कि मेले में कोरोना किसकी वजह से फैला है। बैरागी
बैरागी अखाड़े का आरोप है कि कुंभ में कोरोना सन्यासी अखाड़े के कारण फैला है। इसके अलावा कई अखाड़ों ने कुंभ को खत्म करने की बात कहते हुए कुंभ समाप्ति की घोषणा कर दी है। हालांकि बैरागी अखाड़े का कहना है कि कोरोना सन्यासी अखाड़ों से फैला है और कोई भी एक या दास बे भी एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी को संक्रमण के लिए जिम्मेदार बताया है। हरिद्वार में कुंभ मेले का समय 30 अप्रैल तक है। कोरोना के चलते इस साल कुंभ का मेला जनवरी की बजाय 1 अप्रैल से शुरू किया गया था। बता दें, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए निरंजनी अखाड़े ने 15 दिन पहले ही कुंभ मेला खत्म करने का ऐलान कर दिया था। अब इस अखाड़े के 17 साधु संतों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अभी कई अन्य अखाड़ों के करीब 200 से ज्यादा साधु संतों का टेस्ट रिपोर्ट आना बाकी है। अब तक 50 से ज्यादा साधु संत संक्रमित हो चुके हैं। अखिल भारतीय श्री निर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर कपिल देवदास की मौत भी हो चुकी है। देश में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच कुंभ मेला जारी रखने पर सवाल भी उठ रहे थे। 14 फरवरी से 28 फरवरी तक उत्तराखंड में महज 172 लोग संक्रमित पाए गए थे। अब 1 से 15 अप्रैल के बीच 15 दिनों में 15,333 लोग कोरोना की चपेट में आए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम गहलोत बोले, कोरोना के लिए नेता भी दोषी, चाहते तो कर सकते थे वर्चुअल रैली। जी हां दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान में शनिवार को 3 विधानसभा में होने वाली वोटिंग के लिए खास छूट दे दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सोनिया गांधी ने ठीक ही कहा है कि कोरोना संक्रमण फैलाने में हम राजनेता भी काफी हद तक दोषी हैं। अगर नेता चाहते तो वर्चुअली तरीके से रैली हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए कहा कि एक तरफ तो हम पब्लिक को कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए कहते हैं और दूसरी तरफ चुनावों में लाखों लोगों की भीड़ की रैलियां और रोड शो होते रहे। उन्होंने कहा कि ऐसा सब बिहार चुनाव से ही हो रहा है। राजनेता चाहते तो वर्चुअली रैली जैसे विकल्पों का इस्तेमाल कर भीड़ इकट्ठा होने से रोक सकते थे। अशोक गहलोत ने दूसरे ट्वीट में कहा कि चुनाव आयोग अपने कर्तव्यों को मानते हुए चुनावों की घोषणा करता रहा। नेताओं ने जमकर प्रचार किया और भीड़ आती रही। उन्होंने कहा कि ज्यूडिशरी और चुनाव आयोग भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने राज्यों के विरोध के बावजूद पंचायतों और स्थानीय निकायों के चुनाव करवाने के आदेश दिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अब कोरोना का नया रूप प्रकट हुआ है और देश में भयावह स्थिति बनती जा रही है। लॉकडाउन और कर्फ्यू लगाने जैसे सख्त फैसले करने पड़ रहे हैं। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री जी को पूर्व की तरह से राज्यों से विस्तार से चर्चा करनी चाहिए। आपको बता दें कि राजस्थान में शाम 6 बजे सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार को जमकर फटकारा, हमारी सुनी होती तो नहीं आती कोरोना सुनामी। जी हां दोस्तों, गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार को विजय रूपाणी सरकार को जमकर फटकार लगाई है और कहा है कि राज्य की जनता कोरोना वायरस से संक्रमण के मामलों में सुनामी का सामना कर रहा है। ये इसलिए है कि राज्य सरकार ने अदालत और केंद्र द्वारा दिए गए सुझावों पर अमल नहीं किया, साथ ही उतनी सतर्कता नहीं बरती गई जितनी बरती जानी चाहिए थी। मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति भार्गव करिया की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा बिस्तरों की उपलब्धता, जांच सुविधा, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन संबंधी दावों पर भी आशंका जताई। पीठ ने कहा, आशंका है कि आने वाले दिनों में स्थिति और भी खराब हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि हमने फरवरी में कुछ सुझाव दिए थे। कोविड-19 समर्पित अस्पतालों को तैयार करने को कहा था। हमने कहा था कि पर्याप्त बिस्तर उपलब्ध होने चाहिए, जांच की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, सुनिश्चित करें कि लोग मास्क पहले और सार्वजनिक स्थलों पर सख्त निगरानी रखी जाए। अदालत ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि लेकिन ऐसा लगता है कि राज्य सरकार ने हमारी सलाह पर विचार नहीं किया और इसी वजह से आज कोरोना वायरस महामारी की सुनामी पूरे राज्य में देखी जा रही है। क्योंकि केंद्र लगातार राज्य को इसकी याद दिला रहा था, लेकिन सरकार उतनी सतर्क नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। अदालत ने यह टिप्पणी कोरोना वायरस महामारी की स्थिति और लोगों की समस्या पर पिछले सप्ताह स्वतः संज्ञान लेते हुए दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए की। इसके महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी ने अदालत को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार मामले में गंभीर थी और हर संभव प्रयास कर रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता के बारे में उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में स्थिति में सुधार होगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने गुजरात सरकार के अनुरोध पर इनके निर्यात पर रोक लगा दी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना से यूपी हलकान, सरकार से टिन से ढका लखनऊ का सबसे बड़ा शमशान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना बेतहाशा गति से बढ़ रहा है। इसी बीच बुधवार को लखनऊ के भैंसा कुंड में एक साथ कई दर्जन चिताओं के जलने का फोटो और वीडियो वायरल होने के बाद सरकार ने शमशान घाट के टिन से घेराबंदी कर दी। कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बुधवार को लखनऊ में 24 घंटे के अंदर 5,433 लोग कोरोना की चपेट में आए थे। साथ ही 14 लोगों की मौत इस महामारी की वजह से हो गई थी, जिसके बाद बुधवार देर शाम लखनऊ के भैंसा कुंड शमशान घाट में एक साथ कई चिताओं के जलने का वीडियो और फोटो काफी वायरल हुआ था। लोगों ने लखनऊ के शमशान घाट का वीडियो सामने आने के बाद सरकार पर कई तरह के सवाल उठाए थे, जिसके बाद सरकार ने शमशान घाट की ही घेराबंदी
बंदी कर दी। हालांकि लखनऊ के नगर आयुक्त का कहना है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए शमशान के कुछ हिस्सों में घेराबंदी की गई है। पिछले कुछ दिनों उत्तर प्रदेश के शमशान घाटों में अचानक से काफी भीड़ बढ़ने लगी है। इतना ही नहीं, मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए 6 से 8 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। विद्युत शवदाह होने के बावजूद भी लखनऊ में कई दर्जन अंतिम संस्कार लकड़ी के सहारे किए जा रहे हैं। शमशान घाट पर अचानक से बड़ी संख्या को लेकर कई संस्थाएं और लोग यह आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना से हो रही मौतों का आंकड़ा लखनऊ के शमशान घाट को टिन से घेरने का वीडियो और फोटो सामने आने पर कई लोगों ने भाजपा सरकार और योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पहले नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम के लिए अहमदाबाद में झुग्गी बस्ती को दीवार बनाकर छिपाया गया और अब लोगों की मौत को छिपाने का प्रयास हो रहा है। सच्चाई इन दीवारों में नहीं छिप सकती। बता दें कि उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 22,439 मामले सामने आए, जबकि 104 मौतें इस महामारी की वजह से हो गईं। वहीं 4,222 लोग डिस्चार्ज हुए। हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी भी 1,29,848 सक्रिय मामले। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।